हेलो, मैं यश पांडे। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि अब हम कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने जा रहे हैं। अब हमारे जो टॉपिक होंगे वो इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 1, 2 जो भी थंबनेल में मैं डाल चुका हूँ टॉपिक के प्रीएम्बल भी मैं पढ़ा दूंगा और इंट्रोडक्शन करा दूंगा आपका कॉन्ट्रैक्ट से। उसके बाद फिर मैं स्पेसिफिक सेक्शन पे एक एक वीडियो बना के आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बट इससे पहले मेरा पहला डाउट, पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई बंदा किसी के तबेले में जाए, गाय को खोले और गाय को खोल के सिर्फ 2 कदम चला है, 1, 2, और कोई आके उनको पकड़ ले, तो क्या आप इसको ये कहेंगे कि ये चोरी थी गाय की? मैं आशा करता हूँ आपने उसका आंसर कमेंट में दे दिया होगा, और यहाँ पे भी आप कमेंट सेक्शन में जाके वो 50 पे टाइम स्टैम्प लगा के दे सकते हो। तो इसका आंसर है हाँ, गाय आपने खोल ली और गाय अगर 1 कदम भी आपने खींच दी तो वो चोरी ही मानी जाती है। जब पुराने टाइम में भी, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा हूँ, जब आईपीसी चोरी के मुकदमे आते थे तो यही आता था ना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने कौन सी तेरी भैंस खोल ली, तो ये कहाँ से आया है? पुराने टाइम में जब अंग्रेज़ों का शासन था और हमारा देश गरीब था, तो यही सारे मैटर्स आया करते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे कोई ऐसे बड़े बड़े कॉरपोरेट के कंपनी मैटर्स, कंपनी लॉ, बैंकिंग सिक्योरिटी और ये सब जो मैटर्स थे ये सब नहीं आया करते थे। उस समय सिंपल मैटर्स ही हुआ करते थे उस टाइम के। जनरली कुछ एक्सेप्शंस हर जगह रहते हैं, बट मेनली हमारे यही मैटर्स हुआ करते थे। छोटे मोटे मैटर ही कोर्ट में जाया करते थे। तो उसमें भी ये हमने इसमें डिफाइन किया गया था, केस लॉ का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें यह था कि अगर गाय खोल दी किसी ने और गाय अगर 1 कदम भी चल दी बंदे के साथ, तो माना जाएगा कि गाय चोरी ही हो गई थी। ठीक है, गाय को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया, सीधी सी बात है। तो इसमें तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, अब ये पढ़ाने से पहले मुझे कुछ कंडीशंस हैं। आपके पास एक अपनी बेयर एक्ट होनी चाहिए, देख लो भाई। ठीक है, एक यूनिवर्सल की या फिर किसी भी कंपनी की, मैं यूनिवर्सल की यूज़ करता हूँ। आपके पास एक बेयर एक्ट होनी चाहिए, ठीक है। कॉपी होनी चाहिए एक आपके पास, क्योंकि देखो अब से मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखा करूँगा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। तो लेक्चर 1 डालोगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डालोगे, फिर नीचे इंट्रोडक्शन डालोगे, फिर अपने नोट्स बनाने शुरू करोगे, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, लेक्चर 4, ऐसे जब तक चलता चला जाएगा उतना उतना आप नोट्स बनाएंगे उसके। और नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। लोग बोलते हैं कि हम नोट्स नहीं बनाएंगे, हम पढ़ लेंगे, हम खुद ही से कहीं देख लेंगे। खुद के जो नोट्स बनाए होते हैं ना, उसका जवाब कहीं नहीं है मेरे भाई, उसका जवाब कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन। दे देते हैं चलो। अच्छा, हम सब ने बहुत बार, देखो जितने भी लोग हैं, हम सब कभी ऐसे नहीं बोलते हैं किसी से भी कि आज कहीं ऑफेंस हो गया, आज कहीं कल्पेबल होमोसाइड हो गया, आज कुछ ऐसा हो गया, आज कुछ। हम बहुत भारी भरकम लीगल टर्म्स में हम सब बात नहीं करते हैं कभी भी अपने जीवन में। लेकिन हम हमेशा कहीं दुकान पर जाते हैं तो हम बोलते हैं कि भैया ये साड़ी कितने की है, ये फल कितने का है, भैया 1 किलो एप्पल बांध देना, भैया 1 किलो चावल बांध देना, भैया 1 बोरा चावल दे देना, भैया थोड़ा सा ये कितने का है, ये कितने का है। ये सब क्या करते हैं हम रियल लाइफ में भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, हम रियल लाइफ में भी कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं। भले ही वो रिटन नहीं होगा, वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो हम रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, कॉन्ट्रैक्ट हमारी लाइफ का एक बहुत ही एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। बिना कॉन्ट्रैक्ट का कोई काम नहीं हो सकता। आपने फ़ोन किया, आपने डोमिनोज़ पे कुछ ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा, अब वो आपने जब डोमिनोज़ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और उन्होंने वहाँ से एक्सेप्ट किया, तो अब आपकी भी कुछ ऑब्लिगेशन बन जाएंगी कि आपको उन्हें पैसा देना पड़ेगा, और उनकी भी ऑब्लिगेशन बन जाएगी कि आपको उन्हें पिज़्ज़ा पहुंचाना पड़ेगा। और दोनों में से भी अगर एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन फुलफ़िल करने से मना कर देती है तो उनके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब भी कोई काम हम करने जा रहे हैं, उस काम को करने के लिए जब दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होती हैं और उस काम को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 2 पार्टीज़ के बीच में। अब एक टर्म हम सब ने सुना है, अग्रीमेंट। क्या होता है भाई? ये सब पे मैं आऊँगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक एक करके, धीरे धीरे करके आपसे सब पूछना शुरू करूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आपके कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको समझाना शुरू करूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्या होता है। क्योंकि देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था ना, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब बना था तो ये बहुत
बड़ा एक्ट बना था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको अमेंड किया गया है। जैसे मैं कुछ बना के लाया हूँ तो मैं चाहूँगा कि आपने कुछ, मैंने शॉर्ट्स में सिनॉप्सिस बनाया है तो मैं कुछ लिखना चाहूँगा यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए। पहले जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसको मैं आईसीए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 1 सितंबर, ठीक है, 1872 को लागू हो गया था, आया था। भैया ये लिख लो क्योंकि ये आता है, ये कॉलेज के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जुडिशरी और बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर, हर जगह ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि भैया आप इसको करें, ठीक है। फिर हमारे ये सेक्शन 1 से लेके 75 तक, ठीक है, 1 से लेके 75 तक हमारे कुछ जनरल प्रोविज़न जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, जिसमें वो हमें बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं, और 50 तरीके की चीज़ें होती हैं जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। उसमें जनरल प्रोविजंस हमारे 1 से लेकर 75 सेक्शन में हुआ करते थे जब ये एक्ट आया था 1872 में। अभी मैं बता रहा हूँ, आगे कहानी अभी और है, ठीक है। फिर 76 से लेके 123 तक, ठीक है। अब इस देखते जाओ बस वीडियो, ठीक है। जब मैं बोलूँगा कि अब आप नोट्स बना सकते हैं तब आप नोट्स बनाने शुरू कर देना, ठीक है। 123 तक सेल्स एंड गुड्स का एक चैप्टर इसमें और हुआ करता था, ठीक है। फिर उसके बाद 124 से लेके 147 तक, ठीक है। इंडेमिनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंडेमिनिटी एंड गारंटी, एक वो सुना है ना कि वारंटी है हमारे सामान पर 2 साल की 3 साल की वारंटी है, या बोलते हैं आप मेरी गारंटी ले लीजिए। ये सब क्या है, ये सब हम बात करेंगे जब हम धीरे धीरे ये चैप्टर्स पढ़ना शुरू करेंगे। फिर 181 से लेके 181 तक बेलमेंट एंड प्लेज। तो ये सब क्या है, ये सब जितने हमारे टॉपिक्स हैं ये सारे उस टाइम पे हुआ करते थे। फिर 239 से लेके 266 तक पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट नहीं, एक्ट तो बाद में बन गया ये, बट इसमें एक चीज़ है, ये और ये, जब हमारे ये एक्ट 1872 में आया था तो उस टाइम पे ये सारे चीज़ें उस टाइम पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थी। पर जैसा जैसे हमारा समय आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे केसेस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ और बढ़ती चली गई, जैसे जैसे हम लोगों केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड आने लग गए, एक एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आने लग गए, तो हमने क्या किया कि सेल्स एंड गुड्स एक्ट को हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा के एक स्पेसिफिक इसकी ही बेयर एक्ट बना दी, हमने इसको स्पेसिफिक लेजिस्लेशन बना दिया। फिर पार्टनरशिप एक्ट में हमने पार्टनरशिप वालों को अलग कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट को अलग कर दिया। फिर बहुत सारी इसमें थी, कैसे जैसे हमारे, आप पेज नंबर 1 खोलेंगे जब अपनी बेयर एक्ट का, ये देखिए, जब आप अपने पेज नंबर 1 खोलेंगे बेयर एक्ट का, तो इसमें सब कुछ है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर क्या है अमेंडिंग एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिपेलिंग एंड बहुत सारे एक्ट्स हैं। तो ये सारे एक्ट्स पहले एक में थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जब हमने अमेंड करने शुरू किया, धीरे धीरे जब हमने अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अमेंड करना शुरू किया, क्योंकि धीरे धीरे हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई, धीरे धीरे हमारे नीड्स बढ़ती चली गई और कॉम्प्लिकेटेड और हाई ऑर्डर क्या बोलते हैं उसको, रेगुलेशंस की। तो हमने एक एक एक्ट को स्पेसिफिक उनका दे दिया लेजिस्लेशन कि भैया इसको अलग से डील किया जाएगा, इसको अलग से डील किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़रूरत थी, ठीक है। तो उसी तरीके से ये सारे एक्ट जो है हमारे पहले एक ही में हुआ करते थे, बट धीरे धीरे ये सारे एक्ट जो है हमारे ये अलग अलग हो गए। तो आप ये चीज़ याद रखो कि भाई ये पहले एक थे बट ये सब अलग अलग है, बट ये जुड़े भी हुए हैं एक दूसरे से। जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे, जब आप कमर्शियल लिटिगेशन में जाएंगे, कि देखो भाई ये हर एग्ज़ाम में आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हर बैंकिंग एग्ज़ाम में, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बहुत पूछा जाता है। आप किसी कंपनी में अगर वो उनके, पता नहीं यार उसको क्या बोलते हैं, नाम भूल जाता हूँ यार बार बार, कि जो कंपनी के जो लॉयर्स होते हैं उसको आप, उसमें अगर आप जाएंगे तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा जाएगा। फिर आप किसी लॉ फर्म को ज्वाइन करेंगे जो कमर्शियल लिटिगेशन में काम करती है, तो वहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में, आपकी बहुत सारी चीज़ों में बहुत काम आएगा। तो आप एक चीज़ लेकिन आप देखेंगे, जब आप अपना पेज नंबर 2 खोलेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें एक ही ऐसे लाइन लिखी होगी 9 ऑफ 1872, ठीक है। तो ये 9 ऑफ 1872 क्या है? ये यही है
कि जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था ये हमारा 9th अमेंडमेंट है। इससे पहले भी बहुत सारे एक्ट है जो अमेंड हो गए थे, बहुत सारे एक्ट है जो जिनको अलग अलग अपना लाया गया था, तो उसमें से 9th नंबर पे आता है जो 1872 का है पर आज तक चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें चेंज हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें चेंज होंगी, सब कुछ चेंज होगा इसका। लेकिन उस टाइम से लेके आज तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रेवलेंट हैं और हमारे काम की हैं और हम उसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तो ये हो गया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में इतना ही मुझे अभी फ़िलहाल बेसिक आप लोगों को बताना था। लेकिन अब शुरू करते हैं कि भैया ठीक है चलो, ये तो हो गया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में ये सब तो सुन लिया हमने। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एक एग्ज़ाम्पल मैं इसका आपको देता हूँ। चलो ठीक है, मैं किसी दुकान पे जाता हूँ, ठीक है, मैंने इस दुकान को बोला कि भैया ये पैकेट बिस्किट का दे दीजिए। वो उठाता है और बिस्किट का पैकेट मुझे दे देता है और बदले में मैं उसको पैसा दे देता हूँ। तो ये क्या हुआ, ये हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भैया मैंने तुमको कुछ दिया, कुछ कहा कि भैया ऑफ़र दिया कि मैं ये बिस्किट ख़रीदना चाहता हूँ, तुमने वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया, मैंने तुमको 10 रुपये दिए और तुमने मुझे बिस्किट दे दी। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। यही हमारा बेसिक रूल होता है कॉन्ट्रैक्ट का कि अगर दो लोग किसी एक चीज़ को करना चाहते हैं, दोनों की कोई नीड्स हैं और वो दोनों अगर एक दूसरे की नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे मैं फिर से एक अलग एग्जांपल देता हूँ, जैसे ए और बी। ठीक है, अब ये सुनते रहना क्योंकि पता है ये जब शुरू में पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लगता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन इंट्रोडक्शन के बाद आई प्रॉमिस यू कि जब आप मेरा लेक्चर 1 देखेंगे तो आपके लिए अब कॉन्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। लेकिन हो सकता है कि जब आप शुरू में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट आपको ये लगे, पर सुनना थोड़ा सा ना, अभी पेशेंस के साथ सुनो, अभी कुछ नोट मत करना, अभी सुनना। ठीक है, ए ने ऑफ़र दिया बी को, ऑफ़र दिया है, ठीक है, ऑफ़र समझते हो ना, प्रपोज़ल। ए ने ऑफ़र दिया, अब ऑफ़र क्या होता है मैं बाद में सब में आऊँगा, ठीक है, मैं सब पे आऊँगा, अभी सुनते रहना। ए ने ऑफ़र दिया बी को कि भाई मैं तुम्हारी कार परचेज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बी क्या बोलता है, ओके। बी बोलता है ओके एट ₹5 लाख। ठीक है, बी ने ऑफ़र दिया कि मैं तुम्हारी कार ख़रीदना चाहता हूँ, तो बोलता है ओके बट एट 5 लाख। तो यहाँ पे जब ए अग्री कर जाता है इसमें, तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग हो गया। यानी जो हमारा मटेरियल है, जो बंदा हम ऑफ़र कर रहा है कोई चीज़ लेने के लिए और जो बंदा उस चीज़ को प्रोवाइड करा रहा है, ये दोनों जब साथ में एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं कि मैंने तुमसे कुछ कहा, मुझे तुमसे कुछ चाहिए और बदले में मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ। मुझे तुमसे कार चाहिए, ए को बी से कार चाहिए और बी को ए से पैसा चाहिए। तो बी ने ए को कार दे दिया और ए ने बी को पैसा दे दिया, तो दोनों की नीड्स फुलफ़िल हो गई। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और एक एग्जांपल ले लो, ये तो हो गया कि जो रिटर्न और ये सब होते हैं, जो हमारे असल जीवन में ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो हम मुंह से बोल देते हैं कि भैया ये कर देना, हम तुम्हें बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना जाके तुम कर देना, हम बाद में तुमको पैसा दे देंगे। तो ये क्या है, ये ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। या समझो आप किसी रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, ठीक है, आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं तो आप अपना सामान उठा के जा रहे होते हैं और अचानक से कुली आता है और आपके हाथ से सामान ले लेता है और वो उसको लेके जाने लगता है। जैसे जैसे आप चल रहे हैं आपके पीछे पीछे वो भी चलता जा रहा है और जब आप नीचे उतर जाते हैं और वो आपका सामान रख देता है और बोलता है कि साहब पैसा। फिर आप बोल सकते हैं कि भाई लेकिन मैंने तो तुमसे मांगा ही नहीं था पैसा, मैंने तो बोला ही नहीं था कि तुम मेरा सामान लेके चलो।
तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने जब देखा कि वो बंदा जब सामान उठा रहा है और वो लेके जा रहा है, आपको नीचे छोड़ने जा रहा है, तो इस बीच में आपको भी पता है कि वो जो कुली है ये काम पैसे के लिए कर रहा है, वो फ्री में नहीं कर रहा है। तो वो काम जब फ्री में नहीं कर रहा है, वो काम जब वो पैसे के लिए कर रहा है, तो आपको उसे पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आप वो लीगली बाइंडिंग है। वो जो काम करता है वो पैसा लेने के लिए करता है, वो काम वो फ्री में करने के लिए नहीं करता। तो अगर आप उसको पैसा नहीं देंगे तो वो इस चीज़ के लिए कोर्ट में जा सकता है आपके खिलाफ। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने सुबह सुबह मम्मी को बोला कि मम्मी यार आज मेरा पास्ता खाने का मन है, तो आज जब मैं स्कूल से आऊँगा तो मेरे लिए पास्ता बना के रखना। तो मम्मी बोलती हैं हाँ हाँ बना के मैं रखूँगी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। लेकिन अगर जब आप घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद आप देखते हैं कि खिचड़ी बनी हुई है, तो क्या इस चीज़ के लिए आप अपनी मम्मी को कोर्ट में लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि जो कुली और जो उसका जो क्लाइंट है जिसका वो सामान लेके जा रहा है, उन लोगों का इंटेंशन है कि वो लीगली एंटर हो किसी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। और अगर कोई पार्टी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करने से मना कर दे तो हम उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं कि इसने हमें हाँ बोला लेकिन बाद में अभी अपना काम करने से मना कर रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है। अब ये जो मम्मी वाला केस है, यहाँ पे हमारा कोई ये इंटेंशन नहीं था कि हम लीगली किसी कॉन्ट्रैक्ट में आए, ठीक है। ये एक नॉर्मल बातचीत में किसी ने कुछ बोल दिया, नॉर्मल बातचीत में कुछ हो गया, तो इसको आप ये नहीं बोल सकते कि हम ये लीगली बाइंडिंग हो गया, हम आपको कोर्ट में ले जाएंगे। नहीं, मैं मानता हूँ कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, अभी मैं आऊँगा सब पे, अभी आप बस सुनते रहो, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले फेमिलियर हो जाओ चीज़ों से कि कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है। आपने किसी को कुछ बोला, उसने आपको कुछ दिया, दोनों की नीड्स फुलफिल हुई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब बाद में मैं धीरे धीरे आता हूँ कि धीरे धीरे और चीज़ें क्या होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की। पर अच्छा एक काम करते हैं, मैं थोड़ा ना बेसिक इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। एक सिनेरियो लेके चलते हैं, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ कैसा है। आप दुकानदार हैं, मैं क्लाइंट हूँ। मैं बोलता हूँ भैया 2 पैकेट बिस्किट का दे देना, ठीक है। और तुम बोलते हो कि ठीक है भैया ये लीजिए 2 पैकेट बिस्किट, ये 10 रुपये का है, ठीक है। अब मैं इसमें सारी चीज़ें लेके चलता हूँ। ए और बी, ए दुकान पर गया और उसने दुकान वाले को ऑफर दिया, ठीक है, कि भैया मुझे 2 पैकेट बिस्किट दे दीजिए। बोलता है ठीक है भैया ले लीजिए, 10 रुपये आप दीजिए और 2 पैकेट बिस्किट ले लीजिए, ठीक है। 10 रुपीज़ का बिस्किट आपका हो गया। अब ये जब इसने इसको ऑफ़र दिया और इसने इसको जब पैसा वापस कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो भी अग्रीमेंट है, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये फुलफ़िल हो गया, ये बन गया हमारे कॉन्ट्रैक्ट, हमारी 2 पार्टीज़ के बीच में। लेकिन अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी जो हैं इसमें इन्वॉल्व रही हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व रही हैं? अगर आप बेयर एक्ट उठाएंगे तो बेयर एक्ट में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, जैसे इसमें हमारे यहाँ पे इंडिया में प्रपोज़ल कहा जाता है इस चीज़ को। इसमें प्रपोज़ल हुआ, ए ने बी को प्रपोज़ल दिया कि भैया मुझे 2 पैकेट बिस्किट दे दीजिएगा। फिर यहाँ से एक्सेप्टेंस हुई, ठीक है, यहाँ से एक्सेप्टेंस हुई कि हाँ भैया ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो अच्छा एक्सेप्टेंस हो गई, प्रपोज़ल हो गया। तो जब प्रपोज़ल को एक्सेप्टेंस के साथ मिल गया तो ये हो गया प्रॉमिस। जैसे हम बोलते हैं ना मदर्स प्रॉमिस, फादर प्रॉमिस, ये वो वाला ही प्रॉमिस कह सकते हो कि मैंने आपको कोई चीज़ मांगी और आपने वो चीज़ मुझे देने के लिए हाँ कर दिया। तो जब ये दोनों का साथ हो गया तब बन जाता है हमारा प्रॉमिस। यानी अच्छा ये देखो, मैं ये इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये एक एक चीज़ मैं डिफ़ाइन करूँगा। मैं बस चाहता हूँ कि इन टर्म्स पे आप फेमिलियर हो जाओ, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी सुनते रहो सुनते रहो। तो ये जितने भी टर्म्स है, जैसे
प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, प्रॉमिस हो गया। मतलब देखो, आप कई बार जाते हैं कि पूछते हैं कि भैया आपके पास वो वाला चिप्स है, तो वो बोलता है, आपने प्रपोजल दिया कि भैया मुझे वो वाले चिप्स खरीद सकता हूँ मैं आपसे, तो वो बोलता है कि भैया वो भी है नहीं हमारे पास, वो भी है नहीं, वो है नहीं, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। तो जब एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, आपने किसी को ऑफ़र दिया और उसने वो ऑफ़र लेने से मना कर दिया, तो जब उसने वो ऑफ़र लेने से मना कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं बना। आपने किसी को ऑफ़र दिया कि सर ये सामान खरीदेंगे, आप किसी को ऑफ़र दे रहे हैं और उसने बोला कि हाँ मैं बिल्कुल ख़रीदूँगा, एक्सेप्टेंस हो गई, प्रपोजल हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, प्रॉमिस हुआ। अब ये जब प्रॉमिस हो गया तो यहाँ पे आप दोनों के एक दूसरे के प्रति लीगल ऑब्लिगेशंस आ गई हैं, लीगल बाइंडिंग हो चुकी हैं ये चीज़ें, ठीक है। अगर मतलब देखो, कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक रूल क्या है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक रूल क्या है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना हमेशा। इफ़ आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू, you should also do it something for me, ठीक है। अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो बदले में आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये कभी नहीं हो सकता है कि अगर मैं आपके लिए कुछ करा ही जा रहा हूँ और आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। आप बस ये नहीं मांग सकते कि मैं आपके लिए बस कुछ कर दे रहा हूँ और आप मेरे लिए कुछ करेंगे ही नहीं, और फिर मैं बोलूँगा कि ये देखिए ये मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, और तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 50,000 करोड़ का घर है और मैं वो 5 रुपये में ख़रीद लूँ और कोर्ट में जाऊँगा मैं, ठीक है, तो कोर्ट मुझे पूछेगी ज़रूर, कोर्ट उस बंदे को पूछेगी कि तुम पागल हो, तुम इसे क्यों बेच रहे हो ऐसे, क्योंकि जब तक दोनों पार्टीज़ का प्रॉफिट नहीं होता है तब तक कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट में ये एक बेसिक एलिमेंट है कि दोनों पार्टीज़ का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर मैं किसी इंसान के लिए कुछ कर रहा हूँ तो बदले में उसको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया बेसिक चीज़। अब कॉन्ट्रैक्ट जाता कैसे है, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का बनने का प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पहला ऑफ़र और प्रपोज़ल। ऑफ़र मतलब क्या होता है, ऑफ़र यानी आप किसी चीज़ को करने की अपनी तरफ से चेष्टा दिखा रहे हैं, अपनी तरफ से विलिंगनेस दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आप बेरेट की लैंग्वेज पढ़ेंगे, मैं चाहूँगा कि एक बार आप पढ़ें, ये सेक्शन 2A में डिफाइंड है, 2A में डिफाइंड है ये। इसमें लिखा है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर एंड सच एक्ट और एब्सिस्टेंस इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। अब ये क्या लिखा है भाई, ठीक है, ये सब मैं फिर से पढ़ाऊँगा, ठीक है, मैं एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा, पर मैं अभी बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी को जाके बोलता हूँ, ठीक है, चलो मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ और रेस्टोरेंट में जाके बोलता हूँ, ये भी नहीं लेता हूँ चलो, क्योंकि फिर इसमें आपका कन्फ्यूजन हो जाएगी। मैं जाके किसी कपड़े की दुकान में बोलता हूँ कि भैया आपके पास क्या आप मुझे वो वाली साड़ी खरीदनी है, क्या आपके पास है, तो ये क्या हो गया, ऑफ़र हो गया। या ये भी नहीं लेता हूँ, एक और एग्जांपल, चलो कोई बंदा मेरे घर पे आता है साड़ी बेचने के लिए, बोलता है भैया ये वाली साड़ी खरीदोगे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी मम्मी के लिए, किसी के लिए, तो ठीक है, तो वो क्या दे रहा है, मुझे ऑफ़र दे रहा है, क्या भैया आप ये घर साड़ी मुझसे खरीदेंगे, ये हमारा प्रपोजल हो गया, ऑफ़र हो गया। हम बोलते हैं ना कि क्या आप ये खरीदेंगे, क्या आप ये खाएंगे, क्या आप ये पिएंगे, क्या और पानी डालूं, ये सब क्या ये ऑफ़र है और पानी डालने के लिए। तो ये ऑफ़र क्या हो गया हमारा, जब आप अपना कुछ उसको सामने वाले को ऑफ़र कर रहे हैं कि भैया प्लीज़ ये मुझसे ले लीजिए, और अपनी विलिंगनेस पे कर रहे हैं कि भैया मैं चाहता हूँ कि आप ये मुझसे खरीदें। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द पर्सन, when one person signifies his willingness to do or abstain from doing something, वो साड़ी को बेचना चाहता है आपको अपनी विलिंगनेस से,
तो वो क्या है, पूछ रहा है आपसे कि भैया क्या आप ये साड़ी खरीदेंगे। फिर आप बोलते हैं कि हाँ मैं खरीदूंगा, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि शुरू ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट क्या, तो अग्रीमेंट भी नहीं बना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ भी। ये क्या हो गया, ऑफ़र हो गया, प्रपोजल हो गया। ये क्या हुआ, जब आपने ये यहाँ पे हरी झंडी दिखा दी, तब सेकंड क्या होगा, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस यानी एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B में डिफाइंड है, ये सब मैं पढ़ाऊँगा। एक्सेप्टेंस क्या कि तो आप उसने आपको ऑफ़र दिया कि भैया क्या आप ये साड़ी मुझसे ख़रीदेंगे, और आप बोलते हैं कि हाँ भाई मैं ये साड़ी तुमसे ख़रीद लूँगा। तो ये क्या हुआ, ऑफ़र हुआ, और ऑफ़र के बाद एक्सेप्टेंस हुई उस चीज़ की। तो जब ऑफ़र के बाद उस चीज़ की एक्सेप्टेंस हो गई, तो ये क्या हो गया, दोनों पार्टीज़ एक ही सोच पे अग्री हो चुके हैं। आज के टाइम में जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो दोनों पार्टीज़ की थिंकिंग उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके सेम ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह जा रहा है तो उसकी कुछ सोच अलग है और वो सोच रहा है उसकी सोच कुछ अलग है। नहीं, दोनों पार्टीज़ की सोच सेम होनी चाहिए। दोनों पार्टीज़ की सोच अलग अलग नहीं हो सकती। अगर किसी भी दोनों पार्टी में से किसी एक की भी सोच अलग अलग है तो वो आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उसको नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों पार्टीज़ का थिंकिंग पैटर्न ही सेम नहीं है अभी फ़िलहाल यहाँ पे। बट यहाँ पे दोनों पार्टीज़ का थिंकिंग पैटर्न सेम है। इसने प्रपोज़ल दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भैया मैं रेडी हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारा ये साड़ी खरीदने के लिए। ठीक है, अब यहाँ तक बात पहुँच गई। अब इसके बाद क्या होता है, जब ऑफ प्रपोज़ल एक्सेप्टेंस में पलट जाता है, क्योंकि आप सेक्शन बी जब पढ़ेंगे इसमें लिखा है, बेरेक्ट खोल के रखना, when one person to whom the proposal signifies his acceptance thereto, a proposal is said to be accepted। प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, मैंने तुमको कोई चीज़ का प्रपोजल दिया और तुमने उस चीज़ को एक्सेप्टेंस दे दिया। अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेंस बिकम अ प्रॉमिस। ठीक है, अब ये जो प्रपोजल है, ठीक है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, जब प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल जाएगा तो प्रॉमिस हो जाता है। ठीक है, प्रॉमिस क्या कि मैंने आपको कुछ ऑफ़र किया और आपने उस चीज़ को हाँ बोल दिया, तो आपने मुझे प्रॉमिस कर दिया है। तो यानी अब आप इस बात से मुकर नहीं सकते बहुत जल्दी, आपको बहुत, आप कोर्ट जा सकते हैं कि मैं, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, ठीक है, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है, तो अब इनके पास कोई चारा नहीं है, ये पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, अब जब ये प्रपोज़ल और प्रॉमिस हो जाता है, जब दोनों पार्टीज़ एक चीज़ पे अग्री कर जाती हैं, तब एक टर्म आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है भाई, अब ये कंसिडरेशन मैं चाहूँगा आप पढ़ें। ये है हमारे सेक्शन 2D में। ठीक है सर, 2C क्यों नहीं पढ़ाया, वो बता देंगे, अभी रुक जाओ। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर यानी कौन, जिसने ऑफ़र दिया है, द प्रोमिसी जिसको ऑफ़र हुआ है, एंड एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग द प्रॉमिस, एब्सटेन, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एन एब्सिस्टेंस। ठीक है, कंसिडरेशन यानी मैंने आपको किसी चीज़ का ऑफ़र दिया और मैंने भी आपसे बोला कि ठीक है मैं ये चीज़ लेने को तैयार हूँ। तो ये क्या हो गया, इसमें जो हम दोनों एक दूसरे के साथ जिस चीज़ का ट्रेड कर रहे हैं, ये दोनों कंसिडरेशन में आएंगी। यानी आप मुझे साड़ी दे देंगे तो साड़ी मेरे लिए कंसिडरेशन हो जाएगी, क्योंकि अब वो मेरे नाम पे हो गई है, अब वो आपके नाम पे नहीं है। यानी अब जो साड़ी का पोजीशन है जो आपके पास था, अब वो मेरे पास आ गया है, वो साड़ी मेरी कंसिडरेशन हो जाएगी, और आपका कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, मनी कंसिडरेशन आपकी हो जाएगी। और ये जो कंसिडरेशन है, ये कंसिडरेशन ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कंसिडरेशन क्यों इंपॉर्टेंट, ये कंसिडरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये कंसिडरेशन सीरियसनेस दिखाता है कि हाँ हम दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए सीरियस हैं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। जैसे बहुत बार हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का सुनते हैं ना कि इसको इतना लाख रुपए साइनिंग अमाउंट दिया, इसको इतना लाख रुपए साइनिंग अमाउंट दिया। वैसे वो करोड़ों में फ़ीस लेते हैं, पर कुछ साइनिंग अमाउंट दिया जाता है। वो साइनिंग अमाउंट क्यों दिया जाता है, वो साइनिंग अमाउंट कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन क्यों होता है, अगर आप किसी इंसान को कुछ पैसा दे देते हैं, कुछ एडवांस देते हैं, तो इट शोज़ योर सीरियसनेस टूवर्ड्स योर कॉन्ट्रैक्ट। ये सीरियसनेस दिखाता है आपकी
कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे सीरियसली आपको अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल करने पड़ेंगे, इसलिए ये कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। ये सब मैं पढ़ाऊँगा, ये मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। कंसिडरेशन के बाद क्या हो गया, कंसिडरेशन के बाद अग्रीमेंट आ जाता है। अब अग्रीमेंट क्या होता है, देखो अग्रीमेंट कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2E में, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। यानी मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 500 रुपये दूंगा और आपने मुझको प्रॉमिस किया कि मैं आपको साड़ी दे दूंगा। आपने मुझको प्रॉमिस किया तो बदले में मैंने भी आपको कुछ प्रॉमिस किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब भी आप किसी इंसान को प्रॉमिस करते हैं तो सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं होता है, दो प्रॉमिस होते हैं। मैंने आपको किसी और चीज़ का प्रॉमिस किया है, आप मुझे किसी और चीज़ का प्रॉमिस करेंगे। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपसे साड़ी खरीद रहा हूँ, और नहीं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 500 रुपये दे रहा हूँ, और आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि आप मुझे साड़ी देंगे, ठीक है। दो पार्टीज़ के बीच में प्रॉमिस कभी एक साइड नहीं होता है, प्रॉमिस हमेशा दो तरफा होता है। जब भी दो लोग बोलते थे ना कि हम लोग बचपन में ऐसे पता नहीं कैसे ऐसे ऐसे खेलते थे कुछ, कि ये प्रॉमिस, तो प्रॉमिस कभी भी एक तरफ नहीं होता था। प्रॉमिस होता था कि तू मेरा काम कर दे तो मैं तुझे समोसा खिलाऊंगा। तो मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, और तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें समोसा खिला दूंगा। तो प्रॉमिस दो लोगों को करते, अपना आपस में करते हैं, प्रॉमिस कभी एक नहीं होता है। इसके बाद क्या आ जाता है हमारा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या है भाई, इसका ये आपको मिलेगा 2E में। इसमें क्या लिखा है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। यानी मैंने आपसे साड़ी खरीदने के लिए अग्री कर लिया, प्रॉमिस कर दिया आपको, क्योंकि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कर चुका हूँ, मैं साड़ी खरीदने के लिए अग्री हो चुका हूँ, और आप मुझसे 500 रुपये लेने के लिए भी अग्री हो चुके हैं। तो जब हम दोनों एक दूसरे से अग्री कर चुके हैं इस पॉइंट पे, तो ये अग्रीमेंट बन चुका है, ठीक है। आई नो इट मे बी हैवी फॉर एन बिगिनर, बट प्लीज़ मुझ पे ट्रस्ट करना, प्लीज़ पढ़ते रहना, प्लीज़ वीडियो देखो, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये जो अग्रीमेंट है, अब ये अग्रीमेंट बन चुका है हमारा। ये अग्रीमेंट क्या है, यानी मैंने आपसे कुछ करने के लिए, लेने के लिए प्रॉमिस कर लिया है, और आपने भी मुझे कुछ देने के लिए प्रॉमिस कर दिया है। तो जैसे ही ये प्रॉमिस हो गया, जैसे ही एक दूसरे को हमने कंसिडरेशन देने का प्रॉमिस कर दिया, जैसे ही हमने एक दूसरे को कंसिडरेशन देने के लिए अग्रीमेंट दे दिया, तो ये हो जाएगा अग्रीमेंट, ठीक है। ये हम अग्री हो चुके हैं इस दूसरे से, और अभी तक इनमें से अगर किसी भी प्रोसेस में गड़बड़ होती है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ भी अभी तक लीगली इन्फोर्सिबल नहीं हुआ है। अभी भी कुछ भी हमने ऐसा रिटर्न अग्रीमेंट या फिर कुछ ऐसा अग्रीमेंट नहीं किया है कि अभी तक मैंने आपको 500 रुपये दिए नहीं है और अभी तक आपने मुझे साड़ी दी नहीं है। अभी तक ये बातचीत ही हो रही है कि भैया आप मुझसे साड़ी खरीदेंगे, बोलते हाँ भैया खरीद लूँगा। तो भैया पक्का समझूं, बोलते हाँ भाई पक्का समझो, प्रॉमिस हो गया। तो बोलते हैं कि भैया कितने में साड़ी खरीदेंगे, 500 रुपये में, ठीक है। तो यानी भैया आप मुझे 500 रुपये देंगे, बोलते हाँ भैया दे दूंगा। तो भैया मैं बदले में फिर आपको साड़ी दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, कंसिडरेशन हो गया। अग्रीमेंट क्या हुआ, भैया मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको साड़ी दे दूंगा, भैया मैं भी आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको 500 रुपये दे दूंगा। अभी तक हम कोर्ट नहीं गए हैं, अभी तक हमने साड़ी एक दूसरे को ऐसे कहते हैं ना, एक हाथ ले एक हाथ दे, अभी तक हुआ नहीं है। अब एक मिनट भाई, मुझे पता है सेक्शन नंबर याद नहीं रहते, मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। बताओ मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम आ गए, मेरे सेमेस्टर मुझे याद नहीं रहते भाई, बड़ी प्रॉब्लम है, क्या करे जाए, क्या तो टीचर बनेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट अब यहाँ पर आ रहा है, सेक्शन 2H। क्या है ये, जब मैंने उसको 500 रुपये दिए और उसने मुझे साड़ी दी, तो ये हो गया है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या, जो भी चीज़ लीगली इन्फोर्सिबल हो सकती है कोर्ट में, वो होती है हमारी कॉन्ट्रैक्ट। यानी आपने मुझे हरी साड़ी दिखाई, मैंने हरी साड़ी के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन आप मुझे ब्लू साड़ी पकड़ा गए, तो क्या हो गया, हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था हरी साड़ी के लिए, पर आप मुझे दिखा गए ब्लू साड़ी,
तो ये क्या हो गया, आपने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, आपने मेरा काट दिया। तो अब इसके लिए मैं कोर्ट जा सकता हूँ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ है। अगर आप मेरे साथ कुछ गलत कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो इसके लिए आप कोर्ट से रेमेडी मांग सकते हैं, लेकिन अग्रीमेंट के लिए आप कोर्ट से रेमेडी नहीं मांग सकते। ठीक है, अग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं होता है। ठीक है, ये लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं होता है, ये लीगली इन्फोर्सिएबल होता है। ठीक है, अभी जैसे बहुत सारे और टर्म्स आएंगे जिसमें आपका और थोड़ा सा इधर की ऐसी तैसी होगी, बट मुझे लगता नहीं है कि अब इससे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम अभी हो रही होगी समझने के लिए। मुझे लगता है अब आप थोड़ा थोड़ा सा यूज़ टू हो रहे हैं कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग खोलना शुरू हो गया होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखो, हम थोड़ा पानी वानी पी लें, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो थोड़ा सा, अच्छा देखो ये वीडियो ना वो मत किया करो, क्या कहते हैं, पॉज मत कर दिया करो, चलते रहने दो और सोचो। ये जो देखा है ना, इसको देखते रहो, इसके नोट्स बनाओ। ठीक है, मैं ये सब कुछ यहाँ लिख नहीं सकता हूँ, मैं मुंह से बोल सकता हूँ। मेरे शब्दों को पकड़ो, वीडियो देखो, रिवाइंड करो, सुनो, फिर आगे आओ, ऐसे कर करके देखना पड़ेगा ध्यान से, सीरियसली। ठीक है, तो अभी तो देखो मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है भाई, तो मुझे नहीं लगता अभी फ़िलहाल इसमें कोई प्रॉब्लम आपकी हुई होगी। ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अभी समझ गए ना, क्योंकि देखो प्रपोजल पे एक पूरा डेडिकेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, सेक्शन 2A पे पूरा डेडिकेटेड वीडियो, सेक्शन 2B पे, सेक्शन 2C, 2D, या हो सकता है सेक्शन 2 में पूरा कवर करने की कोशिश करूँ। वो कम से कम जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, तो बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, तो इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, अब यहाँ पे बच्चों को डाउट आ जाएगा। जैसे मैंने एक लाइन बोली थी कि अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझसे डाउट पूछा गया था ये पहले, जब मैं पढ़ा रहा था अपने किसी फ्रेंड को, तो उसने मुझसे डाउट पूछा था, तो मैंने सोचा कि मुझे भी आपसे पूछना चाहिए कि हम कभी भी रास्ते में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे भिखारी बच्चे हैं जो मिल जाते हैं हमको, और वो हमारी गाड़ी बिना परमिशन के पोंछना वोछना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, कि भैया वो गाड़ी पोंछना शुरू कर देंगे, वो वाइपर मारना शुरू कर देंगे, फिर वो बोलेंगे कि भैया पैसा दो पैसा दो, और लोग पैसा नहीं देते हैं। तो क्या इस चीज़ के लिए वो जो भिखारी बच्चा है वो कोर्ट जा सकता है? ये क्वेश्चन था उस बच्चे का, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम जब भी कहीं रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाते हैं, हम कई बार देखते हैं कि जो भिखारी बच्चे होते हैं वो आके गाड़ी साफ़ करने लगते हैं, वो पोंछने लगते हैं गाड़ी वाड़ी को। फिर जब हम उनको मना करते हैं कि भैया मत पोंछो, फिर भी वो पोंछते हैं कई बार तो। और कई बार होता है कि लोग उनसे बोलते हैं कि भैया ऐसे पोंछो वैसे पोंछो, यहाँ उंगली खोद खोद के पोंछो, ऐसे करो वैसे करो, और जब वो पोंछ देते हैं फिर हम उनको पैसा देने से मना कर देते हैं। तो क्या वो बच्चा जो है, क्या वो बच्चा कोर्ट में जा सकता है इस चीज़ को इन्फोर्स कराने के लिए? तो इसका आंसर है नहीं करा सकता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी धुलवाने का क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है ये चीज़ करने का। वो जो बच्चा है, वो जो गाड़ी पोंछ रहा है, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है ये चीज़ करने का। ठीक है, वो बच्चा अपनी मर्ज़ी से उसको जो करना है करे, पर उसके पास लाइसेंस नहीं है कि वो किसी की भी गाड़ी जाके पोंछेगा। गाड़ी धोने के लिए अलग से स्टेशंस बनाए गए हैं, वहाँ पर जो लाइसेंस बंदा बैठा है वो बेवकूफ़ नहीं है। आप उसको ये नहीं साबित कर सकते कि भैया ये तो ऐसे चलने लगा, तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए वो बच्चा जो है वो वहाँ पर जाके इन्फोर्स नहीं करा सकता। जो काम लाइसेंस तरीके से होना है, उस चीज़ को आप किसी इल्लीगल तरीके से या फिर ऐसे तरीके से आप नहीं कर सकते कि आप बोलेंगे बाद में कि भैया ये तो हमारा पैसा नहीं दे रहे। ऐसे नहीं होगा। जो काम लाइसेंस लेके कर सकते हैं, जो काम के लिए पर्टिकुलर स्टेशंस बनाए गए हैं, वो काम वहीं पर होगा। अगर कोई नशीली दवाई है, वो अगर मेडिकल शॉप्स पे ही मिलती है, तो आप उसको जब इल्लीगली बेचेंगे और वो आपको पैसा देने से मना कर दे, तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो अब मैं ये तो समझ गए आप लोग। एक सेकंड बस होल्ड कर लीजिए थोड़ा सा। तो ये तो आप समझ गए। ठीक है, अब ये मैं पूछना, अब ये तो हो गया कि हमारा ये होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, और
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा समय के साथ साथ जब आप थोड़ी सी इस पे और रिसर्च करेंगे, जैसे एक बुक थी पोलाक एंड मूला, एक बुक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंटरप्रिटेशंस पे, ठीक है, बहुत पुरानी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। उसमें उन्होंने बताया कि हिंदू मुस्लिम्स में लेके क्या प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, कैसे जो अंग्रेज़ों का लाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो यहाँ पे लागू नहीं हो पा रहा था। वो सब भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट वो फ़िलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, और वो जब आप जाएंगे प्रैक्टिस में तब हो सकता है वो किताबें पढ़ें, क्योंकि जो इतनी मोटी मोटी बुकें रखी होती है ना लॉयर्स के यहाँ पे, तो वहाँ पे ये काम आती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये सब तो हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये होता है, कॉन्ट्रैक्ट के ये एसेंशियल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऑफ़र होता है, एक्सेप्टेंस होता है, फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ होता है। पर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल्स होते हैं। एसेंशियल्स यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है जब उसमें ये चीज़ें होंगी। जैसे बोलते हैं ना, एक फार्मूला होता है कि जैसे मैगी बनाना है तो ये फार्मूला है, सांभर बनाना है तो ये, इडली बनाना है तो ये, और अगर ये इनमें से अगर कोई भी प्रोसेस मिसिंग होगा तो हम उसको ये नहीं बोलते कि ये, जैसे कैसे बताऊँ, कोई भी खाना है भाई, अगर मैगी में तो मैगी मसाला ही नहीं डालोगे तो उसको तो मैगी थोड़ी बोल दोगे, वही चीज़ है ना। या फिर किसी दूसरी सब्जी में मैगी मसाला डाल दोगे तो उसको तुम ये नहीं बोल दोगे ना कि ये तो मैगी हो गई, नहीं। क्यों? क्योंकि मैगी बनाने का एक फिक्स्ड फार्मूला है। तो उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को, लीगली कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए फिक्स्ड फार्मूला है, तो उसको हमें फुलफिल कराना पड़ेगा। पर उससे पहले कुछ डाउट्स और आ रहे हैं, ठीक है। अब कुछ डाउट्स और क्या हैं? बहुत बार लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि भैया ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होती है, सुनते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट दे के किसी सुपारी दे दी कि भैया इसको मरवा दो जाके, ठीक है, हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे, और बाद में वो बंदा उसके कहने पे वो मरवा भी देता है, लेकिन बाद में वो बंदा पैसा देने से मना कर देता है। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली वैलिड हो गया? नहीं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी चीज़ अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को अगर काटेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं होगा। आप हमारे देश के संविधान के कानूनों के अगेंस्ट जाके कोई कानून नहीं बना सकते, और यही रीज़न है कि प्री मैरिटल बोल रहा हूँ, प्रीनप हमारे देश में इलीगल है। उसका रीज़न है, प्रीनप क्या होता है, जैसे होता है ना कि शादी से पहले हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि भैया ये हरकतें शादी में मैं नहीं करूँगा और ये हरकतें तुम मत करना। हमारे यहाँ पे ये चीज़ लीगल नहीं है, बाहर के बहुत जगहों पे ये चीज़ें लीगल हैं। क्यों नहीं लीगल है? क्योंकि ये जो शादी का कॉन्सेप्ट है ये हमारे हिंदू मैरिज में काटता है इस चीज़ को। तो हिंदू मैरिज के अगेंस्ट कभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं जाएगा, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप कभी भी वो रूल्स नहीं बना सकते हैं जो हमारे देश के किसी भी कानून के अगेंस्ट हो। किसी भी कानून के अगेंस्ट हो, कोई भी रूल आप वो पास नहीं कर सकते हैं। समझ गए आप ये चीज़? हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जब कोई भी हमारे देश का कानून, कोई भी हमारे देश का कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी हमारे देश का स्टैट्यूट, कुछ भी आप उठा के देखोगे ना, कोई भी रूल किसी कानून को काटता नहीं है। अगर वो काटता भी है तो उसको हमने एक्सेप्शन और बहुत ज़्यादा डिफाइन किया होता है कि ये क्यों काट रहा है। बट जनरली ये हमारा रूल है कि कोई भी कानून हमारे यहाँ पे किसी भी रूल के अगेंस्ट नहीं जाएगा। ये उल्टा हमारी बेयर एक्ट्स में लिखा भी हुआ है, ठीक है। मैं चाहूँगा 1 मिनट के लिए आप सेक्शन 1 देखें। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ना कि एक देखेंगे आप, ये सेक्शन 1 जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन से यहाँ पे स्टार्ट होती है ये, नथिंग हेयर इन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट एक्ट और रेगुलेशन हियर बाय एक्सप्रेसली रिपेल्ड और नॉट एनी कस्टम और ट्रेड और नॉट एनी इंसिडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कभी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज आपस में नहीं बना सकती जो हमारे देश के कानून के, हमारे देश के कल्चर के, हमारे देश के लोगों के अगेंस्ट हो। जैसे कि मैं तुमसे शादी करूंगा लेकिन शादी में सिर्फ 6 फेरे होंगे, 7 फेरे नहीं होंगे, तो ये क्या हो गया? ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है, ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग नहीं होगा, ये अग्रीमेंट ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तुम हमारे ट्रेडिशंस के अगेंस्ट जा रहे हो, तुम हमारे कस्टम्स के अगेंस्ट जा रहे हो। तो जब कस्टम के अगेंस्ट भी जाओगे तो वहाँ पे भी हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इसको मना कर देगा, हमारा जो कोर्ट है वो इसको मना कर देगा, कोर्ट इस चीज़ पे अग्री नहीं करेगा। ठीक है, कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो कि अभी आपको इसमें और कोई डाउट होगा। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि अब हम समझें, नहीं मैं चाहता हूँ
थोड़ा सा और क्या करूँ यार, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाने का शौक़ है। ए और बी, ए ने ऑफ़र दिया, नहीं ए ने प्रपोज़ल दिया, ठीक है, बी ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, प्रपोज़ल दिया 2 पैकेट बिस्किट, ठीक है, एक्सेप्टेंस, इसने एक्सेप्टेंस दिया, ठीक है, 10 रुपीज़। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब ये प्रपोज़ल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, ठीक है, ये सेक्शन 2A में डिफाइंड है, ये 2B में डिफाइंड है और ये भी 2B में ही डिफाइंड है, ठीक है, ये भी 2B में ही डिफाइंड है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना। ये मैं लास्ट में आपको कभी बता दूंगा, जब सेक्शन 2 हमारा ख़त्म होगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ए ने जब बी को प्रपोज़ल दिया और बी ने जब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो प्रॉमिस बन गया। मैंने आपको कोई चीज़ ऑफ़र दी, प्रपोज़ल दिया और आपने वो चीज़ मुझसे एक्सेप्ट कर ली, तो क्या ये दोनों जब प्रपोज़ल प्लस एक्सेप्टेंस मिलकर प्रॉमिस हो गया? हो गया ना भैया? अरे ये मत बोल देना कि नहीं हो गया, हो गया ना, ठीक है। अब जब प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस हो चुकी है तो जो हमारा ए है उसने भी कुछ प्रॉमिस दिया है, प्रॉमिस बाय ए टू बी, और बी ने भी हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉमिस किए हैं, प्रॉमिस बाय बी टू ए। ए ने बी से क्या प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा। मैं ए ने बी से ये प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें, जब एक्सेप्टेंस हो चुकी है कि मैं तुम्हें बिस्किट दे दूंगा, उसके बाद की कहानी बता रहा हूं मैं ये, ठीक है। जब ऑफर एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्टेंस हो चुकी है, प्रॉमिस बन चुका है, तब की मैं बात कर रहा हूं। ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें क्या कहते हैं 10 रुपये दे दूंगा, तो बी बोलता है कि ठीक है, तो मैं भी तुम्हें 2 पैकेट बिस्किट दे दूंगा, ठीक है। जब ए ने बी को कोई चीज का प्रॉमिस किया तो बी ने भी ए को किसी चीज का प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस कभी भी एक तरफा नहीं होता है। जब भी फॉर वन प्रॉमिस देयर हैज टू बी सम रेसिप्रोकल प्रॉमिस एज वेल। जब मैंने आपको प्रॉमिस किया है तो आपको भी बदले में मुझे कुछ प्रॉमिस करना पड़ेगा। एक प्रॉमिस से काम नहीं चलता है, 2 प्रॉमिस होते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसी तरह 2 प्रॉमिसेस भी होते हैं, ठीक है। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि भाई मैं तुमसे बिस्किट लेने के लिए मैं तुम्हें 10 रुपये दे दूंगा। तो बी बोलता है कि ठीक है भाई, मैं भी तुमको बिस्किट दे दूंगा। तो ए ने 10 रुपये देने का प्रॉमिस किया और बी ने ए को ये क्या कहते हैं बिस्किट देने का प्रॉमिस किया। तो यानी एक पार्टी ने जब दूसरी पार्टी को प्रॉमिस किया तो दूसरी पार्टी ने भी पहली पार्टी को प्रॉमिस किया है। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है। ये हमारा रेसिप्रोकल प्रॉमिस है और रेसिप्रोकल प्रॉमिस ही होता है हर जगह पे। जब 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं तो बदले में अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए कुछ करेगा। हर जगह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से चलती हैं। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज़ नथिंग बट अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द 2 पार्टीज, ठीक है। अब इसके अलावा कोई डाउट नहीं आता है फ़िलहाल, क्योंकि अभी ये शुरू होता है ना, तो शुरू में थोड़ा सा बच्चे हिले ही रहते हैं कि क्या बोल रहा है भाई। फिर 1-2 डाउट के 1-2 के बाद जब बच्चे खुल जाते हैं फिर उनको मज़ा आने लगता है कि हाँ आप पूछते हैं बना के डाउट, ठीक है। बस अच्छा, वैसे एक बच्चे ने और मुझसे डाउट पूछा था, मुझे याद आ रहा है, मुझे लगता है ना डायरी अपनी खोलनी पड़ेगी मुझे कभी, कि जो वसीयत लिखी जाती है, जो वसीयत होती है ना, जिसे हम विल कहते हैं कि विल ऑफ माई फादर, विल ऑफ माई मदर,
ठीक है, जो मेरे बाप की वसीयत है, मेरी माँ की वसीयत है। तो ये वसीयत जो होती है, क्या वसीयत भी कॉन्ट्रैक्ट होती है? ये किसी का डाउट था मुझसे। तो वसीयत कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, अभी जब मैं एसेंशियल्स पढ़ा रहा हूँ, अभी बस जो जस्ट ये बता के 2 मिनट में आ रहा हूँ, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, हमेशा 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। देखो, मैं एक चीज़ और बताना आपको भूल गया था। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन जो विल होता है उसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व नहीं होती हैं, उसमें सिर्फ एक ही पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, बट विल में बस एक ही इंसान कर रहा होता है, दूसरा इंसान नहीं कर रहा होता है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया ऑफर, अरे हटाओ ना, मैं बार बार ऑफर क्यों लिखता रहता हूँ। प्रपोजल, ठीक है, एक्सेप्टेंस, ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो ये बनेगा प्रॉमिस। अच्छा, जो ऑफर देता है उसको क्या कहते हैं? जो ऑफर दे रहा है किसी इंसान को कि आप मुझसे साड़ी खरीद लीजिए, तो वो बंदा जो ऑफर दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रपोजर। ठीक है, प्रपोजर। इसको देखने के लिए आप सेक्शन 2C में जाइए। ठीक है, मैं भी पढ़ूंगा। नहीं सॉरी, प्रपोजर बोल रहा हूँ। नहीं, प्रपोजर भी ठीक तो था यार। When a person is making a proposal is called a promiser। ठीक है, जो बंदा, एक इंसान जब दूसरे इंसान को प्रपोज कर रहा है बोल रहा हूँ, एक इंसान जब दूसरे इंसान को ऑफर दे रहा है, हाँ ठीक है, कोई प्रपोजल दे रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रॉमिसर। क्यों? क्योंकि वो बंदा जो है यही स्टार्ट कर रहा है किसी इंसान को ऑफर देने के लिए। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रॉमिसर हो गया। और बी, जो दूसरे इंसान की सुन रहा है और वो जिसको ऑफर दिया जा रहा है, ठीक है, वो हो गया प्रॉमिसी। ठीक है, वो हो गया प्रॉमिसी। यानी एग्जाम्पल देता हूं इसका, मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने आपको प्रपोजल दिया कि भैया मैं आपको कोचिंग पढ़ा देता हूं, तो मैं कौन हो गया? प्रॉमिसर। और आप क्या बोलते हैं? ठीक है सर, मैं आपको महीने का 10,000 रुपये दूंगा, आप मुझे कोचिंग पढ़ा दीजिए, तो ये क्या हो गया? प्रॉमिसी हो गया। ठीक है, मैंने आपको ऑफर दिया और आपने मुझे मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया? प्रॉमिसर और प्रॉमिसी का रिलेशनशिप हो गया। मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो बदले में आप भी मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको ऑफर दिया कि भैया मैं आपको कोचिंग पढ़ा दूंगा, और मेरा क्या है कि आप मुझे बदले में पैसे दे देंगे। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। प्रॉमिसर कौन हुआ? मैं। और प्रॉमिसी कौन हुए? आप। जब मैं अपना लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दूंगा और आप फुलफिल नहीं करेंगे, तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में एक्शन ले सकता हूं। और आपने अपना फुलफिल कर दिया ऑब्लिगेशन और मैं अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करूंगा, तो आप मेरे खिलाफ ऑब्लिगेशन यानी मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको भी मैंने यही एग्जांपल दिया था कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूं और बदले में तुम मुझे पैसा दे रहे हो, बदले में तुमने मुझे पैसा दिया पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तो तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो। और अगर मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया और तुम मेरे लिए अब कुछ नहीं कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जा सकता हूं। ठीक है, हमेशा एक पार्टी का जब भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे तो एक पार्टी दूसरे पार्टी के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो एक पार्टी को दूसरी पार्टी के लिए करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई डाउट होगा फिलहाल अभी आप लोगों को। और ये सब मैं फिर वैसे पढ़ाऊँगा, वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैं इसको छोड़ दूँगा, अभी बहुत सारी इसमें और चीज़ें हैं। मैं ये सारे टर्म्स तो आपको अभी समझाने बैठ जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर मैं एक एक चीज़ करके आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा अब, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है।
ठीक है, इंट्रोडक्शन है। ये जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ हो सकता है ये सारी चीज़ें दोबारा रिपीट हो जाएं, मतलब दोबारा एग्जैक्ट रिपीट तो नहीं होंगी क्योंकि एक एक वर्ड पे बात होगी। ये जितने वर्ड्स मैंने बोले हैं, प्रॉमिस, ऑफ प्रपोजल, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, लीगली इन्फोर्सिएबल, जितने मैंने ये वर्ड्स बोले हैं ये सारे वर्ड्स को मैं डिफाइन करने वाला हूँ अपने आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो भैया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहना मुझसे, ठीक है। अब हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल्स होते हैं। एसेंशियल्स क्या होता है? एसेंशियल्स यानी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं कि ये फॉर्मूलों को अगर तुम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, अगर ये चीज़ों को तुम फुलफ़िल नहीं कर रहे हो तो हम नहीं बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट बना है। जैसे बिना मैगी मसाला के मैगी नहीं बनती, ठीक है। मैगी वालों का मैंने इतना स्पॉन्सर कर दिया ना भाई, मैगी वालों थोड़ा भिजवा दो हमारे घर भी, स्पॉन्सरशिप का कुछ बार्टर ही कर लो। चलो ठीक है भाई। पहला क्या है? इट हैज़ टू इन्वॉल्व एटलीस्ट मतलब बस इससे कम नहीं हो सकता, 2 पार्टीज़। ज़्यादा भी हो सकती हैं पर 2 तो मिनिमम है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट हैज़ टू इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 पार्टीज़, यानी 2 पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। जब प्रॉमिसर ही नहीं होगा और प्रॉमिसी ही नहीं होगा तो किसको आप बोल सकते हैं कि मैंने ये काम नहीं किया? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैं खुद से ये प्रॉमिस करता हूँ, बट खुद से प्रॉमिस खुद ही से करो फिर, ठीक है, वो यहाँ लागू नहीं हो सकता। क्यों? कि हर क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी काम करने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए। आप खुद से कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे और खुद ही को सू करके खुद ही को पैसा दे देंगे तो क्या इसमें फ़ायदा किसका है? ये तो कोर्ट का टाइम वेस्ट हुआ ना। आपने बोला कि मैं खुद से वादा करता हूँ कि मैं अपना वज़न घटाऊँगा और नहीं घटा पाया तो भाई बदले में मैं इतना पैसा दे दूँगा। यानी मैंने खुद ही से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर खुद ही नहीं कर पाया, फिर खुद को ही सू कर दिया और फिर खुद ही से कंपनसेशन ले लिया, फिर खुद ही से दोनों तरफ से वकील भी ले लिए। ऐसे नहीं होता ना। इसलिए मिनिमम ये रखा गया है कि मिनिमम एटलीस्ट 2 पार्टी तो इन्वॉल्व हो ही जाओ यार, ठीक है। क्योंकि 2 पार्टीज़ भी अगर इन्वॉल्व नहीं होंगी तो भैया प्रॉब्लम है कि भाई अब 2 पार्टीज़ भी इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं और एकदम ही खाली पड़ा है मामला, तो वो चीज़ क्या होगी? ये कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा कि भाई अगर एक बंदा है वो खुद ही से कॉन्ट्रैक्ट किया बैठा है और अगर कोर्ट उसका केस सुनने लग जाए तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट केस हैं वो टाइम वेस्ट हो जाएगा उसका। तो इसीलिए जो कोर्ट ने ये रूल बनाया था कि एटलीस्ट 2 पार्टीज़ का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 पार्टीज़, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या है भाई? द कंटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड एंड डिस्कस द इंटेंट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। सुन लो, मैं ये लिख दे रहा हूं, द कंटेंट, ये साथ साथ ही लिख लो, ठीक है, ऑफ द, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो इसको टिक मार देता हूं, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी clearly define and discuss the intent of legal obligations। ठीक है, अब ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब देखो, मैं आशा करता हूँ कि आप कॉन्ट्रैक्ट से थोड़े फेमिलियर तो हो चुके हैं, क्योंकि अब देखो, अब आपको मज़ा आना शुरू होगा कॉन्ट्रैक्ट में। देखो शुरू में कॉन्ट्रैक्ट लगता है एब्स्ट्रैक्ट होता है, अजीब लगता है लोगों को कि क्या पढ़ा रहा है, पर अब मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो चुके हैं, तो आप थोड़ा सा इसको समझिए। मैं थोड़ा सा फिर से पानी की घूंट मारता हूँ। हाँ जी,
समझिए अब इस चीज़ को। द कंटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्लियरली डिफाइन, यानी कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें लिखी गई हैं वो बहुत क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, उनमें कोई एम्बिग्विटी, उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या होता है, ये एम्बिग्विटी क्या है, डिस्क्रिपेंसी क्या है, छोड़ दो उसको। मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे लोग बोलते हैं ना, कई बार हवा में मारते हैं कि अगर बारिश हो गई ना तो मैं तुझे 4 लाख रुपए दूंगा, और इसका कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब बारिश नहीं हुई तो मैं शर्त हार गया, और बारिश हो गई तो शर्त में जीत गया। तो इसमें क्या है, इसमें कोई डिफ़ाइन हो रहा है कुछ, इसमें कुछ ये है कि कुछ डिफ़ाइन है, इसमें कुछ भी तो नहीं है। ये तो तुक्का खेल रहे हैं आपकी, अगर हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो। तो ऐसे काम नहीं चलता है कि हो सकता है, करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। ये आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट में आपको सब कुछ डिफ़ाइन करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये क्या है, हमारे ये कंडीशंस हैं। हम चाहते हैं कि भैया अगर आप ये फ़िल्म कर रहे हैं तो आप 9 से 12 आएँ, 9 से 12 आने के बाद आप रेडी होके आएँ, आपको अपने डायलॉग्स याद होने चाहिए। आप वहाँ पे आपको डायलॉग्स प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, आपको खाने को ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, 12 बजे हम आपको छोड़ देंगे, फिर आप यहाँ से कहीं और चले जाइएगा। ये क्या है, क्लियरली एक एक चीज़ डिफ़ाइन हो रही है कॉन्ट्रैक्ट में। तो जब क्लियरली एक एक चीज़ डिफ़ाइन हो रही है कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसमें आप क्या कहेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि एक एक चीज़ को अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है। और दूसरा, डिस्कस द इंटेंट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। अब इसमें क्या है कि आपको लीगल ऑब्लिगेशन को डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि भैया जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ आ रही हैं उनका इंटेंशन है एक दूसरे के साथ लीगली एंटर होने का कि नहीं। बहुत बार होता है कि एंटर तो हो जाते हैं लोग, आ तो जाते हैं कि, लेकिन उसके बाद फिर लोग बोलते हैं कि अरे भैया हमारा इंटेंशन तो क्लियर ये वाला होता नहीं है। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे नोट्स बने हैं, मैं आपको बताता हूँ इसका। ठीक है, यार वो केस बेल्फर वर्सेस बेल्फर था शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। कि एक सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, ये मैं ऐड कर दूँगा, हटा दूँगा। हाँ जी, तो एक केस था, मैं इसको समझाने के लिए, कि डिस्कस द इंटेंट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। तो ये इंटेंट जो है लीगल ऑब्लिगेशन का, ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें एक केस था बेल्फर की स्पेलिंग बता दो यार, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। अब ये बेल्फर वर्सेस बेल्फर, ये बेल्फर कौन है, ये हस्बैंड वाइफ थे, मिस्टर बेल्फर एंड मिसेस बेल्फर। इसमें क्या था कि जो मिस्टर एंड मिसेस बेल्फर होते हैं, ये लोग श्रीलंका में जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है। लेकिन अचानक से क्या होता है कि जो मिसेस बेल्फर है, उनकी जो तबीयत है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन उनके जो हस्बैंड होते हैं वो अंग्रेज़ों के वहाँ पे नौकरी कर रहे होते हैं, सरकारी नौकर होते हैं, तो उनको जाना पड़ता है। तो बोलते हैं कि एक काम करो, तुम यहाँ पे अभी रुक जाओ सिलोन में कुछ दिनों के लिए, जो उस टाइम श्रीलंका हुआ करता है, अब श्रीलंका है, तुम यहाँ पे रुक जाओ और मैं तुम्हें हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट भेजूँगा, ठीक है, जहाँ पे तुम अपना जीवन यापन कर पाओ और कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको, ठीक है। और इनके हस्बैंड वापस इंग्लैंड चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जो इनके हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को पैसा भेजने से मना कर देते हैं, ठीक है, कि मैं आपसे तुम्हें पैसा नहीं भेजूंगा, तुम वहीं रहो। तो क्या करती है जो मिसेस बेल्फर है, ये कोर्ट में केस करती है कि मेरे हस्बैंड ने पहले मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें पैसा भेजूंगा, बट अब वो पैसा भेजने से मना कर देते हैं, ठीक है। तो क्या इस चीज़ में कोर्ट इस चीज़ को लीगली इन्फोर्स करा पाया? क्या ये हस्बैंड वाइफ के बीच में लीगल इंटेंट था कि वो हम एक दूसरे के साथ पैसे भेजने की बात कर रहे हैं? तो कोर्ट ने उस टाइम पे ये वर्डिक्ट दिया था, क्योंकि ये पता नहीं कब का केस है, 1913 का केस है। कोर्ट ने उस टाइम पे इस चीज़ का वर्डिक्ट दिया था कि मिसेस बेल्फर को कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के बीच में जो मिस्टर बेल्फर ने मिसेस बेल्फर को प्रॉमिस किया था वो गुड फेथ में प्रॉमिस कर दिया था, वो ऐसे ही प्रॉमिस कर दिया था, तो मिसेस बेल्फर को पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका एक नॉर्मल एग्जांपल घर वाला लेके आपने बोला मम्मी को कि मम्मी पास्ता बना के रखना, मम्मी ने खिचड़ी बना दी,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लीगल इंटेंट नहीं है आपका कि लीगली ऑब्लिगेशन आपको नहीं डालना है अपनी मम्मी के ऊपर। आप बस चाहते हैं कि भैया ये चीज़ समाप्त हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर में लीगल इंटेंट नहीं था। तो जब लीगल इंटेंट नहीं था तो लीगल ऑब्लिगेशन भी नहीं हुआ, तो कोर्ट में आना ही बेकार हो गया। तो जब भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब कोई एंटर होगा तो कॉन्ट्रैक्ट पहली बात तो रिटर्न फॉर्म में होगा, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्लियरली डिफाइन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का एक एक रूल जो होगा वो क्लियरली डिफाइन करना होगा आपको कि भाई मैं ये चीज़ें फुलफ़िल करूँगा। ठीक है, मुझे ये चीज़ें फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, और मैं अगर इससे पीछे हटता हूँ तो भाई तुम मेरे खिलाफ़ कोर्ट में एक्शन ले लेना, और अगर कोई भी दिक्कत होगी तो तुम मेरे खिलाफ़ कोर्ट में जा सकती हो, मेरे खिलाफ़ कोर्ट में मेरे खिलाफ़ एक्शन ले सकती हो। तो जब भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई एंटर होगा तो उसको सब कुछ डिफ़ाइन करना पड़ेगा, एक एक चीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ेगी कि ये ऐसा है, ऐसा होगा, कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होगी, कोई भी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के बारे में बात नहीं होगी। ठीक है, कि अगर ये होगा तो मैं ऐसा करूँगा। ठीक है, अगर 2026 में दुबई में बाढ़ आ गई और बुर्ज खलीफा गिर गया तो मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दूंगा। अब बाढ़ कब आएगी भाई, और बुर्ज खलीफा कब गिरेगा? तो ये सब चीज़ें आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हो गया एक केस जहाँ पे लीगल इंटेंट नहीं था। ठीक है, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। ठीक है, एक केस और था जिसमें लीगल इंटेंट था। ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ, कैमरे में प्रॉब्लम हो गई थी। एक केस था, आई एम नॉट श्योर कि यही था कि नहीं था, तो इसलिए मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ। केस का नाम मत लिखना, बट जो मैं समझाना चाहता हूँ समझना कि उसमें क्या था कि हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स हो रहा था और उन्होंने एक फार्म हाउस ख़रीद के रखा हुआ था। ठीक है, और दोनों ने ही 50-50 उसमें कंट्रीब्यूट किया था। बट हस्बैंड उसमें बोलता है कि तुम इस फार्म हाउस का सारा लोन चुका दो और बदले में मैं तुम्हें सारा फार्म हाउस दे दूंगा। ठीक है, तो वाइफ बोलती है ओके नो प्रॉब्लम, और वाइफ वो लोन चुका देती है, और बाद में हस्बैंड अपना ऑब्लिगेशन फुलफ़िल करने से मना कर देता है। तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो वाइफ का जो राइट है वो हिंज हो रहा है, और यहाँ पर जो हस्बैंड है वो अपना रोल प्ले करने से मना कर रहा है। तो लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि लीगल इंटेंट और लीगल ऑब्लिगेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में पहले से ही था कि तुम ये काम कर दो, बदले में मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा। तो जब आपने लीगली इन्फोर्स कराने की बात कर ली है तो लीगली आपके पास राइट्स और रेमेडीज़ दोनों आ जाएंगी। तो हस्बैंड से बाद में वो फार्म हाउस छीन लिया गया था और वाइफ को वो फार्म हाउस प्रोवाइड करा दिया गया था। ठीक है, तीसरा क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट। एक काम करता हूँ, मैं पॉज करके लिख ही लेता हूँ। हाँ जी, द कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो हैव सम स्पेशल प्रोविजंस which when not fulfilled by any of the parties renders the contract ineffective। मतलब भाई कॉन्ट्रैक्ट में हम कुछ ऐसी स्पेशल डिमांड्स भी कर सकते हैं कि हमको इसी बंदे से कराना है, हमको यही चाहिए, हमको इसी से ये काम करवाना है, और अगर वो बंदा ये काम नहीं कर पाता है या फिर ये काम फुलफ़िल नहीं करता है तो जो या कुछ भी हो जाता है कि उस बंदे की डेथ हो जाती है, वो मर ही जाता है, तो अब कैसे फुलफ़िल करा लोगे? तो वहाँ पे क्या होगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इनफेक्टिव हो जाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना कि जैसे लखनऊ में आप आएंगे कि हमें इदरीस की ही बिरयानी खानी है, हमको यहीं पे जाना है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमें वो टुंडे कबाबी ही खाना है। ठीक है, मैं इन सब का प्रमोशन कर रहा हूँ, पर ठीक है भाई, अब अच्छा बनाते हो तो खाओ भाई। तो ये सब क्या है, ये स्पेशल प्रोविजंस जो हैं प्रोवाइड कराए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि हमको इसी सिंगर से गाना गवाना है, हमको यही सिंगर चाहिए, हमको AR रहमान का ही कॉन्सर्ट कराना है हमारी शादी में। तो और अगर AR रहमान नहीं आए तो आपने ऑर्गेनाइज़र से बोला कि हमको AR रहमान का ही कॉन्सर्ट कराना है, लेकिन AR रहमान ने उस ऑर्गेनाइज़र को मना कर दिया, तो आपका और ऑर्गेनाइज़र के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जिस बंदे पे कॉन्ट्रैक्ट किया था वो बंदा ही नहीं है। स्पेशल प्रोविज़न, जिसको हम एक कॉन्ट्रैक्ट की टर्म में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कहते हैं, कि हमको स्पेसिफिकली इसी से करवाना है, हमको बिट्टू हलवाई की चाट खानी है, हमको इसी का करवाना है, हमको यही चाहिए। तो ये जो यही चाहिए वाला चीज़ है वही हमारा होता है स्पेशल
प्रोविजंस में, और अगर वो चीज़ नहीं हो पाती है तो हम इस चीज़ को हम उस कॉन्ट्रैक्ट को ही इनफेक्टिव बोल देंगे। ठीक है, आपको BMW ही चाहिए बट BMW मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आपने वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वो इनफेक्टिव हो गया। क्यों इनफेक्टिव हो गया? क्योंकि वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट ही नहीं है जिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। फॉर एग्जांपल, मुझे आपकी गाड़ी बहुत पसंद आई, मैंने बोला कि भाई मैं तुम्हारी गाड़ी लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है भाई, और जैसे ही हम आपकी गाड़ी देखने जाते हैं आपकी गाड़ी में आग लग चुकी होती है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, ये जो हमारे बीच में बातचीत हुई थी, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया? नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था हमारा, जो लॉफुल ऑब्जेक्ट था, वही हमारा ऑब्जेक्ट ही हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो जब ऑब्जेक्ट ही हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाएं? कैसे भाई, कैसे? नहीं बना सकते। तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, और ये बहुत ज़रूरी हैं। ये बहुत सारे केसेस और बहुत रिसर्च के बाद ही निकाली गई हैं। ठीक है, तो अब हमारा चौथा पॉइंट क्या होता है, मैं पढ़ देता हूँ, मैं रुक के लिख लूँगा। ये द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव क्लियरली डिफाइंड इट टर्म्स इन इट्स लिस्ट। ठीक है, मैं एक बार इसे लिख देता हूँ, फिर हम इस पर बात करते हैं थोड़ी देर में। तो क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव क्लियरली डिफाइंड टर्म्स इन इट्स लिस्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जो भी पार्टीज़ की टर्म्स एंड कंडीशंस है कि हमको यही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, वैसे ही चाहिए, जो भी चाहिए तुमको भाई, वो चीज़ें क्लियरली डिफाइन करनी पड़ेंगी। आप ये नहीं बोल सकते कि अगर ये है तो ये क्यों नहीं है। बोलते हैं जैसे बहुत बार, भाई साहब पता नहीं फंस भी सकता हूँ मैं, पर ठीक है बोल देता हूँ। जैसे बहुत बार अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही हो, या फिर कभी रिलेशनशिप्स में रहे हो, या फिर कभी रहे हो, या जो भी हो, अब नहीं रहे तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसमें बहुत बार ये लड़कियां बोलती हैं कि अरे यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड अंडरस्टैंड। अबे मैं कहाँ से अंडरस्टैंड करूँ भाई, तुम क्लियरली डिफाइन तो कर नहीं रहे हो चीज़ों को। ठीक है, कि अगर मैं ये कर रही हूँ तो तुमको समझ जाना चाहिए ना कि मैं गुस्सा हूँ। नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट में आपको एक एक चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये लीगली इन्फोर्सिबल है, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्लियरली आपको टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन करनी पड़ेंगी, और आप ये नहीं बोल सकते कि ये है तो ये नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी गई हैं आप उन चीज़ों को डिमांड नहीं कर पाएंगे आगे जाके। आप उसके लिए आपके पास रेमेडी नहीं होगी। ठीक है, कि जैसे आपने बोला कि मुझे 1 किलो पनीर दे देना। ठीक है, 1 किलो पनीर दे दोगे तो मैं तुम्हें इतना रुपया दे दूंगा, लेकिन बाद में अचानक से आपको 1.5 किलो पनीर की ज़रूरत पड़ जाती है, और वो बंदा जब आधा किलो पनीर देने से आपको मना कर देता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तुमसे 1 किलो पनीर भी नहीं खरीदूंगा। ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिफाइन हुआ था 1 किलो पनीर, तो 1 किलो पनीर आपको मिल जाएगा और बदले में आप पैसा देंगे। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में आपको एक एक चीज़ अच्छे से डिफाइन करनी पड़ेगी, और नहीं करेंगे तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी लॉ फर्म्स में प्रैक्टिस किया है। एक एक कॉमा कई बार तो इतना अंतर डाल देता है ना भाई साहब, मतलब कई बार होता है, बहुत बोरिंग काम होता है कई बार। जब आप ये देखो, जैसे मैं बोलूँ, एक लाइन लिखूँ मैं आपको समझाने के लिए बस, कि रुको मत जाओ। ठीक है, फिर रुको मत जाओ। ठीक है, ये सेम ही लाइन है, लेकिन एक एक कॉमा में कितना अंतर पड़ता है मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने किया रुको मत जाओ, यानी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि रुक जाओ, जाओ मत, अभी बैठो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर दिया 1 कॉमा, ये रुको मत जाओ, मतलब कि अब रुकने की ज़रूरत नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। सेम लाइन है, सेम वर्ड है, सब कुछ सेम है, लेकिन 1 कॉमा अर्थ का अनर्थ कर देता है। ये होता है जब आप कहीं ढंग की इंटर्नशिप करते हैं, और आप किसी लॉ फर्म में इंटर्नशिप करते हैं जहाँ पे आपको बैठना पड़ता है, जहाँ पे कुछ कुछ बेंगलोर में जाओगे वहाँ मिल जाती है। ठीक है, अब ये मत पूछना कि तुमने कहाँ से किया है भाई, मैं सारा ज्ञान नहीं देता। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब ये कई बार मिलता है, बहुत बोरिंग काम होता है। ठीक है, जब वो पढ़ोगे ना, इतनी जत्था भर के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने पड़ते, खून जलता है पूरे टाइम। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एक छोटी छोटी चीज़ें कई बार होती हैं जो अंतर डाल जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में, और इन पे ही केसेस लड़े जाते हैं। जो कमर्शियल लिटिगेशन होता है वो इन्हीं पे लड़े जाते हैं। ठीक है, और मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, मैं सिंगल हूँ माता जी, मैं आप ही को बता रहा हूँ, और अब थोड़ा सेफ गेम भी खेलना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला। अब थोड़ा सा आगे खेल लेते हैं, थोड़ा सा कुछ आगे कर लेते हैं। ठीक है,
कॉन्ट्रैक्ट माइट ऑल्सो, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट्स रिलेटेड टू, ठीक है। अब फिर से मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख के फिर आप पे आता हूँ। हाँ, जैसे ये है ना कि फ्री कंसेंट इज़ नेसेसरी टू एंटर इनटू अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट क्या होती है भाई साहब? मैं आपके घर पे आया, मैंने बंदूक उठाई और आपके सर पे रख दी और बोलता हूँ कि अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया तो जो तुम्हारा भेजा है वो इस कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। ही गॉडफादर अगर आपने देखी होगी तो उसमें बोलते हैं ये लाइन कि यू हैव टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, इफ़ यू डोंट साइन द कॉन्ट्रैक्ट देन योर ब्रेन विल बी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे बोलते हैं वो लोग। कुछ याद, मैंने बहुत पहले देखी थी गॉडफादर, तो उसमें था ये कि फ्री कंसेंट यानी अगर मैंने आपके सर पे बंदूक रखी है और मैं ज़बरदस्ती आपसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा रहा हूँ तो ये फ्री कंसेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप मेरे प्रेशर में आके, आप मेरे अपनी जान को बचाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। मैंने आपकी कंसेंट तो ली है पर वो कंसेंट फ्री नहीं है। पहले समझो फ्री कंसेंट क्या होती है, कि मैंने ज़बरदस्ती आपको डरा धमका के आपसे कोई काम करवा लिया, वो कंसेंट हो गया, ठीक है। जैसे पुराने टाइम में होता था नहीं, लड़कियों को मार मार के शादी कराई जाती थी कि कर इसी से करनी पड़ेगी, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फ्री कंसेंट क्या, कि मैं अपनी इच्छा से कोई काम कर रहा हूँ। जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा से पढ़ा रहा हूँ, इस पर मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। ये अपना ही प्लेटफॉर्म है, मैं जितना चाहूँ उतना देर पढ़ा सकता हूँ। मेरे पास कोई वो टिकिंग वॉच नहीं है कि 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते, नहीं। मैं 2 घंटे भी पढ़ाऊँ, मैं 8 घंटे पढ़ाऊँ, 12, 14, 15, 20, 40, जितना घंटा चाहूँ उतना घंटा पढ़ाऊँगा। तो फ्री कंसेंट क्या होती है कि जहाँ पे आप पे कोई प्रेशर नहीं होता है और आप अपनी इच्छा से, आप अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, तब वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है कि वो लीगली बाइंडिंग है, आप पे कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन अगर आपसे धमकी से ज़ोर ज़बरदस्ती करा के, ब्लैकमेल करा के कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप एंटर हुए हैं तो अनफॉर्चुनेटली आप ये वाला पॉइंट का आपको रेमेडी नहीं मिलेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दोनों पार्टी की रजामंदी स्वेच्छा से होनी चाहिए। स्वेच्छा यानी अपनी खुद की डिज़ायर पे होनी चाहिए, ठीक है। तो लीगली बाइंडिंग तभी माना जाएगा जब दोनों पार्टी की कंसेंट फ्री होगी, यानी अपनी इच्छा से होगी, किसी के प्रेशर में नहीं होगी, किसी के इमोशनल प्रेशर में नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्री कंसेंट हो गया। जैसे बहुत बार हम सुनते नहीं हैं कि अगर तूने इस लड़की से शादी कर ली तो मैं अपनी जान ले लूँगी, और बोलता ठीक है मम्मी जान मत लो, मैं नहीं करूँगा इससे शादी, आप जिससे कराओगी उसी से कर लूँगा। तो उस लड़के की जो कंसेंट है, क्या वो फ्री कंसेंट है? नहीं, वो प्रेशर में आई हुई कंसेंट है। अनड्यू इन्फ्लुएंस वो आएगा, सेक्शन 16 में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसको मैं पढ़ाऊँगा अभी। तो ये फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। फ्री कंसेंट ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप समझ कुछ और रहे हैं, आपको बता कुछ और दिया, झूठ बोल के आपसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, तो वो भी इसमें ही आ जाएगा, ठीक है। तो यानी आपको सब कुछ पता होना चाहिए, यानी जो सामने वाला आपको ऑफ़र दे रहा है और आप जो ऑफ़र समझ रहे हैं, ये बात अगर सच है और ये चीज़ें कैलकुलेट करके जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि लीगली बाइंडिंग है, और अगर नहीं होंगे तो वो लीगली बाइंडिंग नहीं माना जाएगा। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है, ठीक है। समझ गए इतना? अब फिर से हाँ जी, क्या है, ऑल द साइनिंग पार्टीज मस्ट कंसिडर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ राइट, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। कि ये जितने भी पार्टीज़ होंगी जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगी, ठीक है, कि जो पार्टीज़ होंगी वो जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगी तो उसमें उनको कुछ मिलना चाहिए बदले में। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो बदले में आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो भैया कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बाल मेरे कैसे अजीब से हो गए हैं भाई। तो ये जो भी है हमारा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैं आपको कुछ करा रहा हूँ, आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, तो बदले में आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा क्या है, यही है। अगर मैं आपको 50 रुपये की वैल्यू प्रोवाइड करा रहा हूँ तो मुझे कम से कम उतना या उससे थोड़ा बहुत अप डाउन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा 5 करोड़ का घर है, आप वो 5 लाख में मुझसे ख़रीद रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जैसे जो म्यूज़िक कंपनीज़ होती हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट्स में, रॉयल्टीज़ में, इंटरेस्ट में जो आर्टिस्ट होता है उसको दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें
आपको इन द फॉर्म ऑफ समथिंग इन रिटर्न मिल रही हैं। आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, बदले में वो भी आपके लिए कुछ कर रहा है। अगर आपकी किसी के लिए कुछ करते जा रहे हैं, वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि अगर माँ बाप बच्चे के लिए कुछ करते हैं तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता? नहीं जी, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता, उसको गुड फेथ कहते हैं कि माँ बाप का ऑब्लिगेशन होता है अपने बच्चे के लिए कुछ करने के लिए, और बाद में जब माँ बाप बुढ़ा जाए तो बच्चों का ऑब्लिगेशन होता है माँ बाप के लिए करने के लिए। वो इसमें नहीं आता है, वो लीगल इंटेंट में नहीं आता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी आता हूँ लास्ट पॉइंट। द contract will be deemed illegal if it's unlawful, or if it is unlawful or challenge or attack any section of law, cause harm to any individual, or if the court considers it to be immoral। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उसको हम इलीगल डिक्लेयर तुरंत ही कर देंगे अगर वो अनलॉफुल हुआ। अनलॉफुल यानी मैं तुम्हें 50,000 रुपये देता हूँ, जाके इसका माथा फोड़ दे भाई, बहुत बोलता है साला। ठीक है, अनलॉफुल और चैलेंज और अटैक एनी सेक्शन ऑफ लॉ एंड कॉज हार्म टू एन इंडिविजुअल। ठीक है, मैंने बोला कि जाओ जाके इसका सर फोड़ दो और जाके इसे बाथरूम में लॉक कर दो और लाइट ऑफ कर देना। कन्फाइनमेंट, इलीगल डिटेंशन और सर फोड़ना यानी फिजिकल इंजरी, ये सब लग गया आप पे। तो यानी आप किसी के राइट्स छीन रहे हैं। तो अगर आप किसी के राइट्स छीनेंगे, आप किसी के साथ कुछ अनलॉफुल करेंगे जो हमारा जो लॉ है उसकी परमिशन नहीं देता है, तो भाई आप बुरा फंसेंगे। अगर हमारा लॉ उस चीज़ की परमिशन नहीं देता है और आप फिर भी उस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आपके साथ गलत होगी और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इल्लीगल हो जाएगा। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वॉइड यानी गलत हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। और इफ़ द कोर्ट कंसिडर इट टू बी इमोरल, यानी कोर्ट अगर उस चीज़ को गलत मानेगी तो भी वो चीज़ गलत ही रहेगी। ठीक है, यानी कोई भी काम आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जो हमारे देश के कानून के खिलाफ हो, हमारे देश के संविधान के खिलाफ हो। आप कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होइए, पर हम हमारे देश के संविधान के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। अब इससे कि एक डाउट आएगा कि अब यहीं पे मैं अपना क्वेश्चन एंड करता हूँ इसी डाउट पे। मान लीजिए कि हमारे देश में पहले एक कानून था कि आप इस चीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। यानी हमारे देश में पहले एक चीज़ थी जो पहले ऑलरेडी लीगली वैलिड थी। यानी पहले के टाइम में, मान लेते हैं, चलो एक एग्जांपल मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले लेता हूँ। पहले के टाइम में ये कानून था कि कश्मीर के लोग, हाइपोथेटिकल है, कश्मीर के लोग इंडिया के बाहर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन बाद में ये कानून आ गया कि अब कश्मीर के लोग पूरे इंडिया में कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं। तो ये बताओ कि जब कॉन्ट्रैक्ट आया था, जब कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज़ का बना था, उस टाइम पे ये चीज़ वैलिड नहीं थी, बट बाद में ये चीज़ वैलिड हो गई। तो क्या ये जो इस रूल से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो वैलिड होगा कि नहीं होगा? मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा फंबल कर दिया है, मैं फिर से एक बार पूछ लेता हूँ। पहले जब कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर हुए थे, जब हमने जो रूल्स और रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए बनाए थे, वो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले वैलिड हुआ करते थे। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, उसके बाद कोई बिल पास हो गया जिससे ये जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है ये सारे इनवैलिड हो गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये रूल जो पहले वैलिड थे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल थे, तो अब ये जब रूल इनवैलिड हो गए हैं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए हैं ऑब्वियसली। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका क्या होगा? इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? इस एग्रीमेंट होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कैसे होगा, इसको हम कैसे बनाएंगे? इसका आंसर मैं आपको दूंगा अगली क्लास में। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भैया इसके नोट्स बनाओ, इसको पढ़ो, मेरे इंटरप्रिटेशन सारे नोट करो, इसके नोट्स अच्छे से बनाओ एकदम जैसे मैंने बनाए हैं। मैं अपने नोट्स कभी दिखाऊं? ये देखो, ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरे नोट्स हैं, ये सब मैंने बनाए हैं बैठ के। ठीक है, मेहनत की है, पढ़ा है, सब कुछ बनाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि भैया ये मैं ज्ञान तुमको भी दे रहा हूँ, तो कृपा करके नोट्स बनाएं, पढ़े लिखें, समझे, और पढ़ा भी सकते हैं ये नोट्स आप पढ़ के। और बस थैंक यू सो मच। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।